हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसके फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले मैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। सो गाइस, आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है तुलनात्मक विश्लेषण की पद्धतियां। तो इस तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की पद्धतियां, तो इसमें हम तुलनात्मक राजनीति का जो विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसमें कौन कौन सी पद्धतियों का यूज किया जाता है, वो इस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुकी हूँ दो पद्धतियों के बारे में, और तुलनात्मक पद्धति क्या होती है ये भी बता चुकी हूँ। इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। इसमें हम थर्ड पॉइंट से लेंगे सांख्यिकीय पद्धति। तो सांख्यिकी पद्धति हमारी तीसरी पद्धति है, इसलिए इससे पहले मैं दो पद्धतियों के बारे में उस वीडियो में करा चुकी हूँ और वो पद्धतियां थी, पहली पद्धति थी प्रयोगात्मक पद्धति और दूसरी थी केस स्टडी। तो इसमें हम थर्ड से लेंगे सांख्यिकीय पद्धति या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है। सांख्यिकीय पद्धति पूरी तरह से संख्याओं पर आधारित होती है। पहले ही नाम से समझ में आ रहा है सांख्यिकीय पद्धति है तो मतलब संख्या पर आधारित होगी। इसमें संख्या को मापे जाने वाले कारकों या चरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मतदान, प्रतिमान, सार्वजनिक व्यय, राजनीतिक दल, कुल मतदान, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि आदि। तो ये सारी चीजें जो है वो सांख्यिकीय पद्धति में आते हैं, जिसमें हम किसी चीज के जैसे वोटों की संख्या कितनी हो गई, कुल मतदान कितना हुआ, राजनीतिक दलों की संख्या, सार्वजनिक व्यय कितना खर्च किया जा रहा है, शहरीकरण में कितना खर्च आ रहा है, जनसंख्या, ये सारी चीजें हम सांख्यिकीय पद्धति में देखते हैं और तुलना करते हैं एक राज्य की दूसरे राज्य से या फिर एक देश की दूसरे देश से। ये समानांतर रूप से अनेक चरों को प्रभावी संबंधों के अध्ययन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती है, जिसमें ठोस आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे समानताओं व असमानताओं में तुलना की जा सके। तो सांख्यिकीय पद्धति जो होती है उसमें ठोस आंकड़ों का मतलब कि वहाँ पर सही सही आंकड़े हमें दिए जाते हैं ताकि हम समानताएं और समानताओं की तुलना कर सकें। इसमें अनेक चरों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है, जिससे जटिल व्याख्याओं को खोजने का भी अद्वितीय अवसर मिलता है। तो कुछ व्याख्या ऐसी होती है जो काफी ज्यादा जटिल होती है, जिनको हम आसानी से नहीं कर सकते। तो इसमें जब आंकड़ों को एक साथ अध्ययन किया जाता है तो हम बहुत सारी चीजों को खोजने का अवसर मिल जाता है, जटिल व्याख्याओं को भी खोज सकते हैं। सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग दीर्घकालीन प्रवृत्तियों और प्रतिमानों की व्याख्या, तुलना तथा भावी प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करने में भी सहायक होता है। मतलब कि जो सांख्यिकीय पद्धति होती है, हम उसके माध्यम से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, कुछ आने वाले समय में जो विशेषताएं होती है उनके बारे में बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो ये हमारी इन सब चीजों में सहायक होती है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसका उदाहरण, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हमारा उदाहरण है, इसमें उदाहरण में हम मतदाताओं को के मत देने की उपस्थिति संख्या तथा विभिन्न आयु वर्गों की संख्याओं का विश्लेषण करके तुलनाओं का वर्णन कर सकते हैं। मतलब मतदाता जो है, वोट देने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या के बारे में और उनकी जो एज है उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे विभिन्न धार्मिक समूहों, उम्र या वर्ग के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो वोट देने वाले मतदाताओं में किस किस चीजों के आधार पर इन्होंने इनको बांटा है, उसको वर्गीकरण किया है। तो धार्मिक समूह हो गए, उम्र हो गई, एज हो गई और वर्ग जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो धार्मिक समूह अलग होते हैं और एज अलग माना गया, धार्मिक समूह और वर्ग को अलग अलग रखा गया है इसमें, और एज के लोगों को अलग। साथ ही एक देश में मतदाताओं के आंकड़ों की तुलना अन्य देशों के मतदाताओं के आंकड़ों की तुलना से करके पहचाना जा सकता है। मतलब कि अगर हम एक देश के आंकड़ों की तुलना दूसरे देश के आंकड़ों से करें, किसके आंकड़ों की, मतदाताओं के आंकड़ों की, तो हमें पता चल जाएगा कि किस देश में ज्यादा वोट दिए जा रहे हैं और किस देश में कम वोट दिए जा रहे हैं। सांख्यिकीय पद्धति से हमें बड़ी संख्याओं में होने वाले परिवर्तनों या आसानी पूर्वक विभिन्न विषयों के संबंध में व्याख्या कर सकते हैं। इस पद्धति के उपयोग से लंबी अवधि की तुलना सरलता पूर्वक की जा सकती है। पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी में भी ये पद्धति काफी कारगर है। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, पूर्वानुमान लगाने में और भविष्यवाणी देने में ये पद्धति जो होती है काफी सहायक होती है और इससे लंबी अवधियों की जो है हम तुलना कर सकते हैं इसका प्रयोग करके। सो आई होप ये पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पद्धति हमारी ध्यान केंद्रित पद्धति या फिर फोकस कंपैरिजन।
तो फोकस कंपैरिजन कब होता है और क्यों किया जाता है? ये अध्ययन राष्ट्रों की एक छोटी संख्या को लेते हैं और इन राष्ट्रों की राजनीति के निश्चित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि ध्यान केंद्रित पद्धतियां या फिर तुलनाएं हम कह सकते हैं। तो कोई राष्ट्र है, उसकी छोटी सी जनसंख्या को ले लेते हैं और फिर उसी राष्ट्र की राजनीति पर जो है वो अच्छे तरीके से उस पर उसके हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों में लोक नीतियों की सफलतापूर्वक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कि कोई राष्ट्र अपने राज्य के लिए कौन कौन सी नीतियां बना रहा है, किस किस तरह की नीतियां बना रहा है अपने लोगों के भलाई के लिए, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम ध्यान केंद्रित तुलनाओं में करते हैं। तो ये हमारे लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक जो विधियां होती हैं, तुलना होती है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें राष्ट्र के दो पहलुओं युग्मित और द्विआधारी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो युग्मित और द्विआधारित तुलनाएं की जाती है। इसमें लिपसेट दो प्रकार के द्विआधारी और युग्मित तुलनाओं के बीच अंतर बताता है निहित और सुस्पष्ट। और जो निम्न है, मतलब कि जो द्विआधारित तुलनाएं हैं और युग्मित तुलनाएं, उनके बारे में लिपसेट अंतर बता रहे हैं कि इस तरह से होती हैं ये। तो द्विआधारित तुलनाएं जो होती हैं वो निहित होती है। इसमें अन्वेषण का अपना राष्ट्र होता है। जो लोग विश्लेषण कर रहे होते हैं वो अपने राष्ट्र में करते हैं, जो संदर्भ का काम कर सकता है, अपने राष्ट्र को लेकर करते हैं। जैसे कि टॉकवेल द्वारा अमेरिका का अध्ययन करना। तो ये एक विद्वान है, उन्होंने अमेरिका का अध्ययन किया। तो ये हमारी द्विआधारित तुलना हो गई। अब युग्मित तुलना क्या होती है, जिसको हम सुस्पष्ट तुलना भी कह सकते हैं। इस तुलना में दो स्पष्ट केस या फिर राष्ट्र, केस का मतलब राष्ट्र है, यहाँ पर दो स्पष्ट राष्ट्र होते हैं। इन दो राष्ट्रों का अध्ययन उनके खास पहलुओं को समझने में किया जाता है। तो दो राष्ट्रों का जो अध्ययन किया जाता है वो उनके खास पहलू जो होते हैं उनको समझने के लिए किया जाता है। तो ये युग्मित तुलनाएं हो गई हमारी। अब उदाहरण है हमारा भारत और चीन में जनसंख्या नियंत्रण की नीति या दोनों देशों की संपूर्णता में। तो ये जो हमारा ऊपर हम ध्यान केंद्रित तुलना का पढ़ के आए हैं, तो भारत और अमेरिका का हम भारत और चाइना का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया और चाइना का, कि वहाँ की जो जनसंख्या नियंत्रण है उसकी क्या क्या नीतियां अपनाते हैं, और दोनों देश जो है उनके बारे में बताया जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में भी इसी तरह की तुलना देखने को मिलती है। मतलब कि किस देश में ज्यादा आधुनिकीकरण हो रहा है, कौन सा देश, भारत और अमेरिका में से कौन सा देश ज्यादा अपना विकास कर पा रहा है। तो इस तरह से हम दो देशों की तुलना कर सकते हैं। अब है हमारी ऐतिहासिक पद्धति। तो ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ऐतिहासिक पद्धति को अन्य पद्धतियों से अलग रखा जाता है क्योंकि ये पद्धति कारणात्मक या कारण संबंधी व्याख्याओं की खोज करती है जो ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। तो क्योंकि ये कारणात्मक पद्धति भी हम इसको कह सकते हैं, ऐतिहासिक पद्धति होती है, और इसको जो है दूसरी पद्धतियों से इसलिए अलग रखा जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील होती है, ऐतिहासिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है अपना, तो इसलिए ऐतिहासिक पद्धति होती है। इस पद्धति को लेकर एरिक वुल्फ ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी अध्ययन जो समाजों और मानवीय क्रिया के कारणों को समझने का प्रयास करता है वह केवल समस्याओं के तकनीक हल की खोज नहीं कर सकता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विश्लेषणात्मक इतिहास का प्रयोग किया जाए तो वर्तमान के कारणों को अतीत में खोजता हो। मतलब कि कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे अतीत में हो चुकी हैं और फिर वो दोबारा से वर्तमान में हो रही हैं। तो इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है, हम तब प्रयोग किया जाता है जब वर्तमान में भी वैसी ही चीज घटित हो जो पहले हो चुकी है। तो हम इस पद्धति का अध्ययन करते हैं उस समय पर। ऐतिहासिक अध्ययनों ने इस पद्धति में सामाजिक और राजनीतिक परिघटनाओं का कारणात्मक व्याख्याओं को ढूंढने के लिए दो तरह के केसों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो दो तरह के इसमें केस होगा। पहला तो केस हो गया इसमें देखो, कारणात्मक जो ऐतिहासिक पद्धति होगी या फिर हम कारणात्मक पद्धति कह सकते हैं, उसको दो तरीके से दो अध्ययनों में बांटा गया है। पहला है एकल केस अध्ययन और दूसरा है थेडास्कॉक-पॉल। तो ये हमारे दो, फर्स्ट हो गया ये और ये सेकंड हो गया। अब जो थेडास्कॉक-पॉल है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया इसका तुलनात्मक इतिहास और तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। तो ये हमारे दो इसके भी हो गए, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया और सेकंड पॉइंट ये हो गया। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और यहीं पर ही हमारा जो ये टॉपिक ही फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक